एक इमारत जल रही थी, अंदर लोग फंसे थे, बाहर व्यवस्था पहुंच रही थी, लेकिन शायद बहुत देर से। ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है, ये उस देरी की कहानी है जिसकी कीमत 15 परिवारों ने चुकाई। अब देखिए उस दिन आग कब शुरू हुई, कैसे फैली, किस तरह हर गुजरते मिनट के साथ बचने की उम्मीदें कम होती चली गई। आइए आपको इस अग्निकांड की मिनट दर मिनट की टाइमलाइन दिखाते हैं। दोपहर के 2:15 बजे आग ने मचाया तांडव। लखनऊ के अलीगंज के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट होता है। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी और ऊपरी मंजिल पर एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट था। पल भर में पूरी बिल्डिंग में जहरीला काला धुआं भर जाता है, क्योंकि बिल्डिंग चारों तरफ से फैशनेबल शीशों से पैक थी। वेंटिलेशन ना होने की वजह से पूरी की पूरी इमारत गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पर लगा था बायोमेट्रिक लॉक। आग लगते ही बिजली कटी और बायोमेट्रिक लॉक हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। स्टाफ वाले कहना है कि निकलिए यहाँ से बाहर। तो हम लोग धीरे धीरे जब निकलना चालू हुआ, जब सब वहाँ पे बायोमेट्रिक पे थंबप्रिंट लगा रहे थे, तो वो थंब ले ही नहीं रहा था। पावर कट की वजह से उसका लाइट जा चुकी थी और वो काम नहीं कर रहा था। छात्र अंदर ही लॉक हो जाते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और अपनी जिंदगी को बचाने की गुहार लगाते रहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि पूरी बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता क्यों था? आखिर क्यों बिल्डिंग में कोई दूसरा इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? अब बात करते हैं दोपहर 2:30 बजे की। जान बचाने के लिए कूदे छात्र। कमरों के भीतर जब दम घुटने लगा तो छात्र जान बचाने के लिए कांच तोड़कर पहली और दूसरी मंजिल से सीधे नीचे कूदते हैं। जिंदगी और मौत के बीच का ये सबसे खौफनाक मंजर था। नीचे कुछ लोग बचाने के लिए जरूर खड़े होते हैं, कुछ लोगों की जान बच जाती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। दोपहर 2:45 फायर ब्रिगेड की सुस्ती। हादसे के पूरे 30 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दमकल और एम्बुलेंस ने आने में आधा घंटा लगा दिया। तब तक स्थानीय लोग अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचा रहे थे। आधे घंटे की देरी आखिर क्यों हुई? संकरी गलियों में ऐसी अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई, तब फायर विभाग का एनओसी दस्ता आखिर कहां सो रहा था? शाम के 4:30 बज जाते हैं। बाथरूम बना कब्रगाह। रेस्क्यू टीम को बगल की बिल्डिंग की दीवार तोड़कर हथौड़े से सुराख करके अंदर घुसना पड़ता है। जब टीम अंदर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ती है तो वहां एक साथ कई बच्चों की लाशें मिलती हैं। वो जान बचाने के लिए पानी चलाकर बाथरूम में छिपे थे, लेकिन वेंटिलेशन ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा बाथरूम गैस चैम्बर में तब्दील हो गया और सभी छात्रों की दम घुटने से मौत हो गई। बुझाएगा, फिर तीसरी मंजिल का बुझाया जा रहा था। आप मौके पे मौजूद थी? जी, मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बचे जाते। इतनी मेहनत कर लिया थी, हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। शाम 5:30 बजे 15 मौतें और वीआईपी अलर्ट। फायर ब्रिगेड कहती है कि आग बुझा दी गई है, लेकिन तब तक 15 जवान जिंदगियां स्वाहा हो चुकी थी। 15 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब सिस्टम जागता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आनन फानन में मौके पर पहुंचते हैं।
और पत्रकारों से बात करते हुए वो भावुक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में जनसभा कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खबर मिलती है तो वो अपना दौरा बीच में छोड़कर ही लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। शाम 6:15 बजे ग्राउंड जीरो पर सीएम और 5 लाख का मरहम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज के घटनास्थल पर पहुंचते हैं। अफसरों को ऑन कैमरा ही कड़ी फटकार लगाते हैं। घायलों से मिलने केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भी जाते हैं और हमेशा की तरह केंद्र से 2 लाख और राज्य से 5 लाख के मुआवजे का ऐलान हो जाता है। लेकिन योगी जी अब फटकार लगाने से क्या ही फायदा। काश ये फटकार पहले लगाई होती तो ये 15 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी इस फटकार से क्या उन भ्रष्ट अफसरों की जेब से घूस का वो पैसा बाहर निकलेगा जिसे खाकर इन्होंने इस मौत के कुएं को हरी झंडी दी थी। ये बिल्डिंग कागजों पर रेजिडेंशियल थी, लेकिन इसमें धड़ल्ले से कमर्शियल गेमिंग जोन और कोचिंग चल रही थी। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन असली कातिल तो वो सफेदपोश अधिकारी हैं जो एयर कंडीशन कमरों में आराम से बैठकर हर महीने अवैध इमारतों से महीना वसूलते हैं। चलिए, ये तो बात हुई यूपी की एक खबर की। अब बात करते हैं यूपी की दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी भले ही 10% हो, लेकिन सरकार बनाने और बनने के खेल में उनकी भूमिका हमेशा ही अहम होती है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुलकर ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति शुरू कर दी है और दावा किया है कि इस समाज का हित सबसे ज्यादा सुरक्षित बीएसपी में ही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने पारंपरिक स्वर्ण आधार को मजबूत बनाए रखने की कोशिशों में जुटी है। मुद्दा यह है कि ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा और उसे कितना फायदा होगा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर नई राजनीतिक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि पार्टी ब्राह्मण समाज को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन शुरू कर चुकी है। उनका दावा है कि ब्राह्मणों का सम्मान और राजनीतिक भागीदारी सबसे ज्यादा बीएसपी में ही सुरक्षित है। मायावती की यह रणनीति कोई नई नहीं है। 2007 में ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के दम पर ही बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2007 का वही प्रयोग 2027 में भी दोहराया जा सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पीडीए कार्ड खेल रहे हैं। उनका फोकस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों पर है। हालांकि पार्टी ब्राह्मण नेताओं को भी आगे कर संतुलन बनाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक लंबे समय से उनका मजबूत आधार रहा है। राम मंदिर, हिंदुत्व और सत्ता में हिस्सेदारी के जरिए पार्टी ने सवर्ण मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखा है। ऐसे में मायावती की सक्रियता बीजेपी के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। जब जब चुनाव करीब आता है, मायावती एकदम से एक्टिव हो जाती है, सोते से जाग जाती है। उनका टारगेट बीजेपी से लड़ना नहीं है, उनका टारगेट है समाजवादी पार्टी को कमजोर करना। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसको, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो कंबाइन बनाया है अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो कंबाइन बनाया है अखिलेश यादव ने, और उसकी वजह से उनकी तरफ झुकाव हो गया है। कुछ दलितों का भी, पिछड़ों का तो बहुत हुआ है, नॉन यादव पिछड़े, तो उसमें सेंध लगाने की जरूर कोशिश करेंगी। बाकी उनके स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि उनको बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं है, शायद मजबूरी है उनकी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी को ब्राह्मण वोटों का सीमित लेकिन असरदार हिस्सा मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी का पारंपरिक दलित आधार अभी भी मौजूद है।
हालांकि बीजेपी अभी भी इस वर्ग में सबसे मजबूत स्थिति में नजर आती है, जबकि सपा की रणनीति पीडीए गठजोड़ पर टिकी हुई है। यानी 2027 की लड़ाई में ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक तो हो सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की नई कवायद वोट में बदलती है या सिर्फ ये राजनीतिक संदेश बनकर रह जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ये दांव 2027 के चुनावों में चल पाएगा? क्या मायावती एक बार फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज हो पाएंगी? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।